हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लैग्रेंजियन डायनामिक्स की एक थ्योरी पढ़ेंगे। वो थ्योरी क्या है कि गॉस इनवेरियंस ऑफ द लैग्रेंजियन। अब गॉस फंक्शन अब हमें पता करना है कि गॉस फंक्शन क्या है और वो कैसे इनवेरियंस होता है अंडर लैग्रेंजियन का। तो पहले देखो, हमें पता है कि लैग्रेंजियन क्या होता है। लैग्रेंजियन को हम एल से डिनोट करता है। जो लैग्रेंजियन क्या होता है, हमारे सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लैग्रेंजियन बोलते हैं। अब उसके साथ अगर हम कोई भी एक आर्बिट्री फंक्शन, मान लो एफ, हमने एफ लिखा। एफ एक आर्बिट्री फंक्शन है जो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड टाइम का फंक्शन है। उस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद फिर उसको टाइम के साथ डेरिवेटिव हम करेंगे, जो मिलेगा उसको हम ऐड करेंगे लैग्रेंजियन के साथ, उसको ही हम बोलेंगे गॉस फंक्शन। मतलब किसी भी एक आर्बिट्री फंक्शन का टाइम के साथ डेरिवेटिव करने के बाद अगर उस फंक्शन को जो मिलेगा उसको अगर हम लैग्रेंजियन के साथ ऐड कर दे तो हमारा गॉस फंक्शन आ जाएगा। मतलब गॉस फंक्शन और कुछ नहीं है, गॉस फंक्शन है क्या, लैग्रेंजियन का और किसी भी एक आर्बिट्री फंक्शन जो कि सिर्फ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन होगा। टाइम के उस फंक्शन को टाइम के साथ डेरिवेटिव करने के बाद अगर हम उसे लैग्रेंजियन के साथ ऐड कर दे तो हमें गॉस फंक्शन मिल जाएगा। उसी को ही कहते हैं गॉस फंक्शन। अब वो इनवेरियंस कैसे होगा लैग्रेंजियन के अंदर, पहले ये इक्वेशन क्या है, कंजर्वेटिव सिस्टम में लैग्रेंजियन का इक्वेशन ऑफ मोशन डी डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। ये है कंजर्वेटिव सिस्टम में लैग्रेंजियन का इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। मतलब जिस सिस्टम में एनर्जी कंजर्व है, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस है, उस सिस्टम में इक्वेशन ऑफ मोशन है लैग्रेंजियन का। और इसी तरह से अगर हम गॉस फंक्शन को भी इस इक्वेशन ऑफ मोशन पे लिख सकते हैं। मतलब गॉस फंक्शन के लिए भी हम अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे ही सेटिस्फाई करें गॉस फंक्शन, तो हम कह सकते हैं कि गॉस फंक्शन इनवेरियंस है। मतलब गॉस फंक्शन क्या है, एल डैश। अगर हम इस एल डैश को इस एल के जगह रिप्लेस करें, मतलब देखो अब हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डी डी टी डेल एल डैश अपॉन डेल क्यू के माइनस डेल एल डैश अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया कि एल के जगह पे एल डैश लिखा और हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अगर ये हो जाए तो हम कह सकते हैं कि गॉस इनवेरियंस है अंडर लैग्रेंजियन का। मतलब डी डी टी डेल एल डैश अपॉन डेल क्यू के माइनस डेल एल डैश अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि गॉस फंक्शन इनवेरियंस है लैग्रेंजियन के। मतलब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर एल के जगह हम एल डैश लिख दे तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी सेम ही रहेगा। हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एल इक्वल्स टू एल डैश, मतलब दोनों ही सेम है। एल भी जो है और एल जो है और एल डैश भी सेम ही है, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये इक्वेशन एल डैश सेटिस्फाई गॉस फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि गॉस इनवेरियंस है लैग्रेंजियन के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैंने क्या बोला था कि एफ इज द आर्बिट्री फंक्शन जो कि है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड टाइम का फंक्शन। उसका हम डेरिवेटिव करेंगे पहले, तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल क्यू वन इंटू डी क्यू वन प्लस डेल एफ अपॉन डेल क्यू टू इंटू डी क्यू टू प्लस डॉट डॉट डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू डी क्यू के प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी इंटू डी टी। फिर उसका टाइम के साथ डेरिवेटिव करना है, डेल एफ अपॉन डेल क्यू वन। अब इसका अगर हम टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी होता है। फिर ये वाला टर्म को देखो, डेल एफ अपॉन डेल क्यू टू, ये ठीक रहेगा। फिर इसका डेरिवेटिव डी क्यू टू बाई डी टी, तो क्या होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, उसका टाइम के साथ डेरिवेटिव वेलोसिटी आएगा। फिर इसका हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल टी था और यहाँ पे डी टी था, उसके डी टी अपॉन डी टी क्या होगा, ये दोनों टर्म 1 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं यहां से लेके यहां तक हम समेशन के अंदर लिख सकते हैं के 1 इक्वल्स टू के तक। देखो डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, ये जैसा है ऐसे ही रहेगा। अब इसको देखो, अगर मैं के वैल्यू 1 पुट करता हूं तो हमारा ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अब के वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो ये आएगा। फिर के वैल्यू 3, 4 ऐसे करके मैं लास्ट के वैल्यू क्या है 1 टू के, अगर मैं के पुट कर दूं तो ये आएगा। मतलब हमने यहां से लेके यहां तक एक समेशन के अंदर रख दिया। ठीक है, तो हमें चाहिए था उस आर्बिट्री फंक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो हमने कर दिया। अब हमारे पास एल डैश आ जाएगा, तो एल डैश क्या होगा, एल प्लस डी एफ अपॉन डी टी। हमने डी एफ अपॉन डी टी निकाल लिया।
ठीक है, अब हमें एल एच एस और आर एच एस प्रूव करना है। अगर इस इक्वेशन हम अगर एल के जगह एल डेस्ट पुट कर देते हैं और जीरो आ जाए, और ये इक्वेशन मतलब ये अगर एल एच एस है हमारे पास और ये आर एच एस है, अगर दोनों सेम आ जाए, एल के जगह रिप्लेस करके एल डेस्ट हम अगर पुट करते हैं और वो इक्वल्स टू हम अगर जीरो लिख सकते हैं, लिख पाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब एल डेस्ट गॉस फंक्शन इनवेरियंस होगा लैग्रेंजियन के अंदर। देखो कैसे, तो एल एच एस हमारे पास, अब देखो डी डी टी डेल अपॉन डेल क्यू के डॉट एल डेस्ट के जगह हम ये मान यूज करेंगे एल प्लस डी एफ अपॉन डी टी माइनस डेल अपॉन डेल क्यू के एल डेस्ट के जगह एल प्लस डी एफ अपॉन डी टी। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने पुट किया यहाँ पे। अब फिर देखो डी डी टी, अब इनके साथ डी डी टी हम डेल अपॉन डेल क्यू के डॉट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट प्लस डी डी टी फिर से डेल अपॉन डेल क्यू के डॉट डी एफ अपॉन डी टी, अब माइनस इन दोनों में देखो डेल अपॉन डेल क्यू के इंटू एल माइनस डेल अपॉन डेल क्यू के इंटू डी एफ बाई डी टी। ठीक है, अब देखो, अब हमने देखो इस टर्म को और इस टर्म को आगे लेके आ गए, डी डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के प्लस, अब ये टर्म और ये टर्म बचा है, तो प्लस डी डी टी डेल अपॉन डेल क्यू के डॉट, अब डी एफ अपॉन डी टी, ये क्या है ना, आर्बिटरी जो फंक्शन है ना एक, उसका डेरिवेटिव फिर टाइम के साथ डेरिवेटिव, मतलब ये पार्ट जो हमने निकाला है पहले, वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्या है समेशन डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी। ठीक है, और यहां पे देखो फिर इस टर्म को देखो माइनस डेल डेल क्यू के, फिर यहां पे देखो डेल डी एफ अपॉन डी टी, फिर उसका वैल्यू भी हम जानते हैं, समेशन यहाँ पे होगा के वन टू के डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशन करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो हमने यहां तक किया था कि डी डी टी डेल अपॉन डेल क्यू के डॉट समेशन के वन टू के डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी माइनस डेल क्यू के समेशन के वन टू के डेल एफ अपॉन डेल क्यू के डॉट प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब देखो ये डी डी टी जैसे ऐसे हमने रख दिया, अब देखो डेल अपॉन डेल क्यू के डॉट, और ये जो टर्म है इस फुल टर्म को, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, इस टर्म को हम डेल क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो डेल क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में इस टर्म को हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, समेशन के इक्वल्स टू 1 टू के डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट, तो क्यू के डॉट का डेरिवेटिव क्या होगा डेल एफ अपॉन, मतलब ये आएगा समेशन के 1 टू के डेल एफ अपॉन डेल क्यू के। अब क्यू के डॉट का डेरिवेटिव हम क्यू के डॉट का रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, तो ये कट जाएगा 1 होगा, तो हमारे आना चाहिए था समेशन के इक्वल्स टू 1 टू के डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, ये आना चाहिए था हमारे समेशन के अंदर, पर हमने यहाँ पे समेशन को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि देखो सिस्टम में मान लो Q1, Q2, Q3 डॉट करके Q के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, पर हमने यहाँ पे क्या किया कि Q के डॉट, और इन सब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो क्या होगा Q1 डॉट, Q2 डॉट, Q3 डॉट Q के डॉट, इसका सबका जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगा। Q1 का Q1 डॉट, Q2 का Q2 डॉट, Q3 डॉट Q के डॉट, इस सबका जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। अब पर हमने यहाँ पे क्या किया, Q के डॉट इस जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हमने इस टर्म को डेरिवेटिव किया। तो देखो हमने इस Q के डॉट इस जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ये पूरा टर्म को डेरिवेटिव किया। ठीक है, पर देखो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, Q1, Q2, Q3 होल, मतलब K का वैल्यू हम 1 से K तक लिख सकते हैं, पर हमने कितना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिया, सिर्फ एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव किया। देखो एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी लिया, तो यहाँ पे समेशन तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमने सिर्फ एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया Q के, और उसका ही वेलोसिटी से इस टर्म को हमने डेरिवेटिव किया। और Q1 का जनरलाइज्ड वेलोसिटी
Q2, इसका जनरेशन वेलोसिटी Q2 डैश, इन सब को हमसे कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ लास्ट वाले जो जनरेशन कोऑर्डिनेट है Q के, उसका जनरेशन जो वेलोसिटी है Q के डॉट उसके साथ उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो ये हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ लास्ट वाले जो टर्म है उसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, और अदरवाइज जो जनरेशन कोऑर्डिनेट है और उनके जो जनरेशन वेलोसिटी है उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले का काम है, ठीक है। तो इसीलिए हमने समेशन को यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म है ना, एक ही जनरेशन कोऑर्डिनेट है, एक ही जनरेशन कोऑर्डिनेट है, एक ही जनरेशन वेलोसिटी है, तो ये समेशन क्यों रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस टर्म को इरेज करता हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समेशन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। फिर देखो ये टर्म हो गया। अब दूसरे देखो, अब डेल क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में हम इस टर्म का मतलब डेल एफ अपॉन डेल टी, ये जो टर्म है उसका डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो ये चीज, अब देखो तो कांस्टेंट है ना, अब डेल क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में अगर हम इस टर्म को डेरिवेटिव करेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा डेल क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में, तो मैंने जीरो ही लिखा। फिर देखो इस बार टर्म पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, माइनस डेल अपॉन डेल क्यू के, फिर से देखो समेशन के इक्वल्स टू 1 टू के डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट, माइनस अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, आप क्या होगा, डेल टू एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल टी, यही तो मैंने लिखा। अब देखो, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, देखो हमने यहां पे ये प्रूव किया था डी एफ अपॉन डी टी, ये क्या है ना, किसी भी एक आर्बिट्री फंक्शन, इस आर्बिट्री फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके हमारे पास ये आया था, देख लेना आप, यही आया था हमारे पास, क्योंकि एफ क्या था, एफ था जनरेशन कोऑर्डिनेट और टाइम का एक फंक्शन था, उसको हमने उस फंक्शन को हमने टाइम के साथ डेरिवेटिव करके हमें ये आया, हमको ये रिलेशन मिला था, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस एफ के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, एफ को रिप्लेस करके उसके ही प्लेस में हम इस डेल एफ अपॉन डेल क्यू को रखेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो डी डी टी एफ के जगह क्या लिखेंगे हम, डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, तो हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, डेल डेल क्यू के, मैं उसको समेशन के बाहर भी ला सकता हूँ और अंदर भी रख सकता हूँ, एक ही चीज है, तो मैंने इसको समेशन के बाहर लेके आ गया, ठीक है। तो डेल डेल क्यू के, ठीक है। अब देखो, अब क्या था, अब डेल डेल क्यू के मैंने बाहर लेके आ गया, सिर्फ एफ बचा था, और एफ की जगह मैंने क्या लिखा, डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू यहाँ पे क्या था, क्यू के डॉट, प्लस डेल डेल टी। अब देखो ये जो खाली एफ है उसके जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, लिख दिया मैंने, तो हमारे पास ए टर्म आया। अब देखो इसको लिखने की एक ही वजह है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वैल्यू चाहिए, डी डी टी डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, ये वैल्यू हमने कैसे निकाला, ये जो वैल्यू हमारे पास पहले से आया था डी एफ अपॉन डी टी, इसका वैल्यू हमने निकाला था, वहां पे एफ को रिप्लेस करके एफ के जगह हमने लिखा डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, तो हमारा ये आ गया। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, डी डी टी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, यही वाला टर्म है और इसका वैल्यू हमें पता है, तो यहां से अब लिख दो इस इक्वेशन से, क्या लिखोगे, डी डी टी डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू, यहां से लिखेंगे हम डेल डेल क्यू के समेशन के इक्वल्स टू 1 टू के, यही वैल्यू यूज करेंगे हम, तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट प्लस डेल डेल टी डेल एफ अपॉन डेल क्यू के, ठीक है, माइनस ये वाला टर्म जैसे है ऐसे लिख दो, डेल अपॉन डेल क्यू के समेशन डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल टी, ठीक है। देखो इसका वैल्यू हमने लिखा, फिर ये वाला जो टर्म था ये भी हमने लिखा। अब मैं इस टर्म को इरेज करता हूं, ऊपर वाले टर्म को, ठीक है, ऊपर वाले टर्म को मैं इरेज करता हूं। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल अपॉन डेल क्यू के, ये जैसा है ऐसे ही रख दिया मैंने, समेशन के इक्वल्स टू 1 टू के डेल एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट प्लस, अब देखो ये जो डेल अपॉन डेल क्यू के है ना, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डेल टू एफ अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल टी, ठीक है। ये टर्म सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म हमारा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये टर्म
इस टर्म को हमने बाहर निकाला था यहां से, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे del 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई del 2f अपॉन del q के इंटू del t। ठीक है, और ये वाला टर्म लिख दो माइनस del अपॉन del q के समेसन del f अपॉन del q के इंटू q के डॉट माइनस del 2f अपॉन del q के इंटू del t। ठीक है, अब देखो ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म सेम होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कट जाएगा, ये वाला टर्म ये वाला टर्म सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या आया 0। तो मतलब हमारा एलएचएस क्या था, ये था डी डी टी डेल एल डैश अपॉन डेल क्यू के माइनस डेल एल डैश अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू 0 करना था हमें, ये हमारा एलएचएस था, और एलएचएस से हमें आरएचएस प्रूव करना था, 0 आना चाहिए था, तो 0 आ गया। मतलब हम एल के जगह एल डैश लिख सकते हैं, मतलब जो ही लैग्रेंजियन एल की जगह हम एल डैश पुट कर सकते हैं। मतलब एल डैश इस इक्वेशन को एल डैश हम लिखेंगे एल के जगह, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, एल डैश सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फैक्शन होगा इसका। मतलब ये इनवेरिएंस है, एल और एल डैश दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गॉस फंक्शन इनवेरिएंस है लैग्रेंजियन के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है या समझ नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ओके।